कभी ये नहीं कहा कि हम 24 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। नेहरू जी ने कभी यह भी नहीं कहा कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं और हम देश को और अपने भारत को, अपनी वैचारिकी को विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन नेहरू ने अपना 10-15 साल जेल में बिताया, वो कभी यह भी नहीं कहने गए कि मैं जो देश के लिए मैं अपने जेल यात्रा कर रहा हूं और जेल में कर रहा हूं। नेहरू जो कुछ भी किए, जो कुछ भी करते रहे, आज की तारीख तक हमारे सामने है कि उनकी केवल भारत एक खोज, दुनिया के पैमाने पर अगर भारत के सभ्यता संस्कृति के पूरे इतिहास को और पूरे लय सुर लय ताल को जानना हो तब तो आप जो आप उनको देख सकते थे। नेहरू अपने जेल में रहते हुए भी अपनी बच्ची का जिस तरीके से परवरिश कर रहे थे, जिस तरीके से उसकी मानसिक संरचना वो विकसित कर रहे थे, आप उनके पत्रों में आप देख सकती हैं। तो और आज की तारीख में 75 साल में जो नेहरू ने बनाया, देश को दिया, उसको बेच बेच करके हमारा एक लायक सपूत और विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर आदमी उसको बेच बेच करके किसी तरीके से अपने जो अय्यासी का सामान जुटा रहा है और उसकी और भव्य भारत बना रहा है। और उसकी भव्यता का प्रमाण हमारे सामने है सुभाष अनाड़े साहब की मोमबत्ती जला करके अपना चेहरा इनको दिखाना पड़ रहा है। तो इन सारे संदर्भों को सुमन जी, आप एक राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी के रूप में आप कैसे देखती हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उनके लोकतांत्रिक समाजवाद को और उनका बच्चों के प्रति प्रेम चाचा नेहरू के संदर्भ में? सुमन जी। सर, बहुत अहम सवाल आपने आज उठाया है और आज का दिन प्रासंगिक भी है और ये सवाल लाजमी भी है। हम इन सारी चीजों को इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सर, एक प्रसिद्ध जो क्लासिकल विचारक रहे आर.एस. टॉनी, उन्होंने अपनी पुस्तक द एक्विजिटिव सोसाइटी, उनकी जो पुस्तक थी, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि जो क्रियाहीन संपत्ति को यदि हम प्रोत्साहित करते हैं या तो वो एक पैरासाइट, परजीवी, जैसे एक जो परजीवी है वो दूसरे पर निर्भर करता है और कोई उसका कोई योगदान नहीं होता और वो दूसरे का खून चूस लेता है। ठीक उसी तरीके से यदि हम नेहरू जी की जो प्लानिंग थी, नेहरू जी ने जो जितना डेवलपमेंट का उनका जो दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण से देखें, यदि हम आज जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में यदि अपने जो पब्लिक सेक्टर है उसको यदि हम बेच रहे हैं, निजी हाथों में बेच रहे हैं, या फिर हमारे जो भारत का जो धन है वो कहीं विदेशों में इकट्ठा हो रहा है, संग्रहित हो रहा है, तो ये एक तरह से क्रियाहीन पूंजी की ही शक्ल देखी जा सकती है। सर, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो नेहरू जी की जो संकल्पना थी, वो केवल एक राजनेता ही के रूप में नहीं देख सकते उनको, बल्कि वे एक राजनीतिक विचारक भी थे। उनकी विचारकी के स्तर पे, उनको विचारधारा के स्तर पर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी उनको आज स्मरण किया जा रहा है और उनका योगदान जो है भारतीय समाज में ही नहीं बल्कि विदेशों के स्तर पर भी उनके योगदान को हम स्मरण कर सकते हैं। तो जो देखिए, जो लोकतांत्रिक जो समाजवाद के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो उस समय की जो समस्याएं थी बेसिकली, चाहे वो हर तरह की गरीबी, बेरोजगारी, विकास, आर्थिक विकास, पिछड़ापन, विषमता और दोषपूर्ण सामाजिक ढांचा देख लीजिए, या बुनियादी समस्याएं जो थी उसके निराकरण में, जितने भी सामाजिक आर्थिक जो ढांचे के निराकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक क्षेत्र का विकेंद्रीकरण कैसे हो, उन्होंने ये बात कही कि किस तरीके से जो राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले हम आर्थिक स्वतंत्रता कैसे स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने, क्योंकि जैसा अभी बातचीत में बताया भी गया, उन्होंने सोवियत संघ की पार्टी को अपनाया, प्लानिंग इकोनॉमी को अपनाया उन्होंने, क्योंकि वो विदेशों में भी पढ़े, उनकी जो ट्रिनिटी में एजुकेशन हुई, कैम्ब्रिज में एजुकेशन हुई, तो उन्होंने देखा वहां का स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने जितनी भी जो रिवॉल्यूशंस हुई थी, फ्रांस की क्रांति हो या रशियन रिवॉल्यूशन हो, उसकी स्टडी की
और बहुत ही गहनता से स्टडी की, और उसके आधार पर उन्होंने बिना किसी आधार के अपनी विचारधारा स्थापित नहीं की, बल्कि उनकी विचारधारा के स्थापना के पीछे एक बहुत एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो जुड़ता है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जुड़ती है। जैसे यदि हम साम्यवाद से यदि बात करें, तो जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात होती थी, उन्होंने क्लास कंसिलिएशन की बात की। अभी जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें किस तरीके से हम अच्छी पॉजिटिव चीजों का आत्मसात करते हैं। तो उन्होंने डिबेट्स भी होती थी, डेलिब्रेशंस भी होते थे, डिस्कशंस भी होते थे, डिसेंट भी होते थे, लेकिन कभी किसी तरीके का कोई एक दूसरे को गिराने के स्तर तक राजनीति नहीं पहुंचती थी। बहुत एक सारगर्भित राजनीति थी। अभी जैसा बात की थी कि गांधी जी और जो नेहरू में इतना अच्छा तारतम्य था, थी कि जब गांधी जी की मृत्यु, गांधी जी ने अपने अंतिम दौर में यही बात कही कि मैं ये जानती हूँ कि मेरी जो बातचीत रखने वाला, मेरी जो सोच है, मेरी भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति रहेगा, वो है जवाहरलाल। वो मेरी बात रखेगा। तो उन्होंने मानववाद, उनका जो विचार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। उन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर की सोच रखी। उन्होंने जो एक सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता, सामाजिकता किस तरीके से स्थापित हो सकती है, उन सारी बातों पर जोर दिया। बल्कि उनका जो नेहरू का जो इंदौर का जो भाषण है, उसमें उन्होंने यही बात कही कि एक उन्नतिशील समाज कैसे स्थापित हो, एक गतिशील जो अवधारणा है वो कैसे स्थापित हो, और प्रत्येक देश काल की परिस्थितियों के अनुसार हम अपने परिस्थितियों के अनुसार किस तरीके से जो समाजवाद है वो स्थापित करें। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मुख्यतः लोकतंत्र समाजवाद पर आधारित है, जिसमें अगर लोकतंत्र की बात करें तो वो राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकारों की बात करता है। वहीं जो समाजवाद है वो आर्थिक समानता और न्याय की बात करता है। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों का श्री गणेश किया। वो समन्वयशील प्रवृत्ति पर आधारित थे, एक्चुअली वो बहुत कंसिलिएशन पर आधारित थे। यही कारण है कि पूंजीवाद और समाजवाद के गुणों को आत्मसात किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। यही कारण है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का उन्होंने आत्मसातीकरण किया। तो वो एक बहुत किस तरीके से सोसाइटी में कंसिलिएट करके आगे बढ़ा जाए, वो इस बात पर जोर देते थे। अगर उनका जो जीवन है, जीवन चक्र है, उसमें 1912 का जो उनका बांकीमपुर अधिवेशन था, वहां से लेकर यदि उनकी 1964 तक की यात्रा को देखा जाए, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर की यात्रा है, तो उन्होंने 1962 में जब वो खुद भी अस्वस्थ थे, तो उन्होंने यही बात कही कि मेरी यही आकांक्षा है कि मेरे जीवन के जो थोड़े से वर्ष हैं वो एक संपूर्ण शक्ति और क्षमता के साथ निकले, जिससे कि भारत का किस तरीके से अधिकतम विकास हो सकता है, भारत का कैसे निर्माण हो सकता है, नेशन बिल्डिंग कैसे हो सकती है, उस पर जोर दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं आए कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी रुचि नहीं है, जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही है कि मुझे इस बात से रुचि नहीं है कि लोग मेरे बारे में अभी क्या सोचते हैं और मेरे बाद क्या सोचेंगे, बल्कि मुझे अपना काम करके दिखाना है। और यही कारण है उन्होंने अपना जो कर्म पर विश्वास रखे, जैसे वो बिल्कुल निरंतर जो कर्म करते गए। यही कारण है कि आज भी उनको याद कर रहे हैं हम, और उनके विचार की को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और क्योंकि समाज जो है सीधा संबंध है कि समाज पर आधारित होना चाहिए कोई भी चीज है, क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो समाज को रिफ्लेक्ट करती है, समाज के लिए ही होती है। तो उन्होंने एक योजना आयोग की बात की, जिसको कि अभी जो चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। मैं नहीं जानती कि पिछले गत 8 साल में मैंने कभी जो है नीति आयोग का कभी समाचार पत्रों में या कहीं मैंने बहुत गुणात्मक दृष्टि से कुछ सुना हो पॉजिटिवली, जबकि योजना आयोग हम निरंतर ये देखते आ रहे थे कि निरंतर कितनी योजनाएं बनती थी, प्लानिंग, एक ढांचा तैयार किया जाता था। और उस तरीके का जो दृष्टिकोण है जिससे कि हम एक जो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उनकी बात को, क्योंकि उत्पादन के साधनों का जब तक जो सामाजिक स्वामित्व नहीं होगा, या जिस तरीके से हम यदि पूरी चीजों को यदि प्राइवेटाइज्ड कर देंगे, तो वो आज हम देख सकते हैं
कोविड के टाइम पे कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपना योगदान दिया, किस तरीके से उनकी भूमिका रही। आज कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से लाभांश प्राप्त कर रहा है। नेहरू की एक बहुत बड़ी रूपरेखा थी, बहुत बड़ा दृष्टिकोण था, उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने साम्यवाद भी देखा था, तो सोवियत संघ का जो ढांचा है वो भी देखा था, राष्ट्रवाद की भी बात है। और वो कहीं ना कहीं जैसे आज हर चीज जो है नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, या एक धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो उसकी पुष्टि हर एक चीज में की जाती है, जहाँ जहाँ की आवश्यकता नहीं है वहां भी की जाती है। तो नेहरू जी का जो अप्रोच था वो ह्यूमैनिस्टिक था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित था। यदि वो वेदांत के अद्वैत दर्शन में वो बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन फिर भी उनका जो आग्रह था वो बुद्धिवादी दृष्टिकोण पर आधारित था। वो कभी भी नहीं कहते थे कि मैं इतने घंटे काम करता हूँ, या मैं भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता हूँ, या मैं ये करना चाहता हूँ। उन्होंने प्रैक्टिकली जो काम था उसको अपने करके दिखाया, और वो विदेशों में भी यात्राएं करते थे। आपको बहुत ही एक रोचक किस्सा, क्योंकि वो देखते थे, पूरी दुनिया को भ्रमण करते थे, देखते थे, समझते थे। तो एक बारी ऐसे ही ये आवाज फिर हमारे रिकॉर्ड आसपास